अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? व्हाट इज़ इफ्यूजन? इनमें क्या फ़र्क है? हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इनमें डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, अगर ये बोर्ड में डिफरेंस की फॉर्म में आ गया शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है, जिसके अंदर आप एक साइड पे डिफ्यूजन के बारे में बताएंगे और एक साइड पे इफ्यूजन के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफ्यूजन और इफ्यूजन। बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। जब ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो आपने इनका डिफरेंस लिखना होगा। यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन ही यही आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन या इफ्यूजन। समटाइम डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन भी आ जाती है और समटाइम डेफिनेशन ऑफ इफ्यूजन भी आ जाती है। ये दोनों फिनोमिना जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम इनमें मौजूद डिफरेंसेस को भी हाईलाइट कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन पढ़ने से पहले हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपके सामने एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर एक पार्टीशन लगी हुई है। पार्टीशन के इस तरफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फिल की गई है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्राउन कलर की है और पार्टीशन के दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस फिल की गई है। ये ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कलरलेस होते हैं। आप अगर इनके दरमियान पार्टीशन मेंटेन रखेंगे तो इस कंटेनर का एक तरफ ब्राउनिश और दूसरी तरफ कलरलेस रहेगा। आपने क्या किया, आपने पार्टीशन को रिमूव कर दिया। पार्टीशन रिमूव करने पे हुआ यूं कि जो ब्राउन कलर के आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स कलरलेस एरिया या टुवर्ड्स ऑक्सीजन रीजन, यानी कि ऑक्सीजन के इलाके में। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ने, जिस तरह आप देख सकते हैं, जाना शुरू कर दिया टुवर्ड्स नाइट्रोजन ऑक्साइड एरिया। हो क्या रहा है? हो यूं रहा है कि ये गैसेस पार्टीशन के रिमूव करने पे आपस में मिक्स होना शुरू हो गई। ये मिक्स क्यों हो रही हैं? ये मिक्स इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स जब ये अलहदा थी या मैंने पार्टीशन रिमूव की उसके बाद भी आपस में टकरा रहे हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा रहे हैं, तो इनमें पॉसिबिलिटी है कि कोलिजन्स की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। तो होता यूं है कि ये आपस में कोलिजन्स की वजह से, अपनी रैंडम मूवमेंट की वजह से अपनी जगह पे मेंटेन नहीं रहते, ये मूव करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम देयर प्लेस टू अदर प्लेस। अब आप आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होती जा रही है। लेकिन आपने एक और चीज़ भी देखी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की निस्बत थोड़ा सा तेज़ी से चल रहे हैं, थोड़ा तेज़ी से मिक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्राउन कलर के हैं वो थोड़ा स्लो हैं ऑक्सीजन के मुकाबले में। उसकी वजह ये है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। भारी चीज़ों से भागना, चलना फिरना, उनकी मोबिलिटी थोड़ी तेज़ नहीं होती। जो हल्की चीज़ें होती हैं वो थोड़ा तेज़ भाग सकती हैं। जैसे कि अगर आप कंपेयर करना चाहें एलिफेंट और रैबिट को, तो आप देख सकते हैं कि हाथी की स्पीड इतनी नहीं होती क्योंकि वो भारी भरकम होता है, उसका मास ज़्यादा होता है, उसके लिए मोबिलिटी मेंटेन करना या मोबिलिटी तेज़ करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। जो मॉलिक्यूल बड़े होते हैं वो थोड़ा स्लोली अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं। जब ये पूरी गैस, दो डिफरेंट गैसेस मिक्स हो जाएंगी, तो आपने देखा पहले ब्राउन शेड कलर एक तरफ था, अब वो पूरे कंटेनर के अंदर फैल गया और ऑक्सीजन भी पूरे कंटेनर के अंदर फैल गई है अपने इलाके से। हुआ क्या है, अब मिक्सिंग होने के बाद थोड़ी देर बाद होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। होमोजीनियस मिक्सचर बन जाने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए हैं। अब जब आपने पार्टीशन हटाई थी तो आपने कोई फोर्स नहीं लगाई थी, आपने कोई कंडीशन नहीं प्रोवाइड की थी। मॉलिक्यूल्स खुद कार यानी कि स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली मिक्स होना शुरू हो गए। ये प्रोसेस असल में डिफ्यूजन है, जिसमें एक गैस स्प्रेड हो गई है, स्कैटर हो गई है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू कोलाइड विद ईच अदर एंड ड्यू टू रैंडम मोशन। अगर ये फॉर एग्जांपल गैसेस अपनी जगह पे खड़ी रहती, उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अटैच होते, तो ये तो अपनी जगह से हिलना ही नहीं था इसने, जैसे सॉलिड होते हैं।
अगर मैं इस तरफ नाइट्रोजन ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में रख दूं और ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में रख दूं, ऑल तो ये गैसेज हैं, लेकिन अगर मैं अज्यूम कर लूं ये दो सॉलिड हैं और इनके मैं पार्टीशन रिमूव कर दूं तो ये मिक्स नहीं हो सकती। उसकी वजह सॉलिड अपनी शेप मेंटेन रखता है, वो मॉलिक्यूल्स को इस तरह रैंडमली भागने नहीं देता जिस तरह गैस में पॉसिबल है। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो डिफरेंट गैसेस मिक्स हो जाती हैं और उसकी वजह उनकी आपस में कोलिजन्स और रैंडम मूवमेंट है। जो डिफ्यूजन है उसको आयुपैक की गोल्ड बुक के अंदर, जो कि डेफिनेशंस की बुक है फॉर केमिस्ट्री। अच्छा, अब आयुपैक असल में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ये एक किस्म की यूनाइटेड नेशन है केमिस्ट्री की, जिसमें साइंटिस्ट मिलकर कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे इत्तेफाक करते हैं या किसी स्टैंडर्ड चीज को, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इस बुक के अंदर डिफ्यूजन की डेफिनेशन का पहला हिस्सा पढ़ेंगे ना, तो वो ये कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल असल में गैशियस मटेरियल या गैस के मॉलिक्यूल का स्कैटर हो जाना या स्प्रेड हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। तो हुआ भी तो यूं ही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपने इलाके से फैल गई है और इस फैलने के चक्कर में उसने होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया है। पहला हिस्सा है कि द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, यानी कि ऐसी मिक्सिंग जो खुदकार है, ऑटोमेटिक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स है। किन चीजों की मिक्सिंग है? डिफरेंट गैसेस की। गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अगर आपस में स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो रहे हो, आप पार्टीशन ग्रेडियंट हटा दें तो वो स्पॉन्टेनियसली मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। किस वजह से मिक्स होंगे? क्योंकि वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं और आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। अगर वो मिक्स हो जाएंगे तो थोड़ी देर बाद क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा। अब बात यूं है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ये कंटेनर दोबारा ड्रा करूं और इसकी इस साइड पे नाइट्रोजन ऑक्साइड के ये मॉलिक्यूल्स बनाने की कोशिश करूं, असल में ये ब्राउन होते हैं लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए इनको इस कलर में ड्रा कर रहा हूं। अब यहां पे ये है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये कलरलेस हैं लेकिन मैंने फॉर सर्टेन पर्पस इसको शो किया डिफरेंट कलर से। अब जब मैं इनका ग्रेडियंट रिमूव करता हूं तो ये आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। होता यूं है कि जब मिक्सिंग से पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इस एरिया में डिफरेंट था। इस एरिया में डेफिनेटली ऑक्सीजन अगर मौजूद थी भी एक दो पार्टिकल, वैसे तो थी नहीं, हमने खुद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिल की है, तो पार्शियल प्रेशर जैसे ही होमोजीनियस मिक्सिंग होती है वो एक जैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्मली मॉलिक्यूल फैल जाते हैं पूरे कंटेनर के अंदर। तो पहले पार्शियल प्रेशर इस जगह पे डिफरेंट था, लेकिन जब यही पूरा कंटेनर में प्रॉपरली मिक्सिंग हो गई, मसलन मैं इसको अगर रीड्रा कर लूं तो इस कंटेनर में जब प्रॉपरली मिक्सिंग हो गई, यानी कि दोनों गैसेस होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गई, तो हुआ यूं कि दोनों गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो इस पूरे कंटेनर में एक जैसा हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आप यहां पे मेजर करेंगे तो कोई और वैल्यू आएगी और यहां पे मेजर करेंगे तो कोई और वैल्यू आएगी। खैर, हमारा जो टॉपिक का बेसिक कंसर्न है वो ये है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये मॉलिक्यूल स्कैटर हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं ड्यू टू रैंडम मोशन। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसको बेहतरीन एक्सप्लेन करती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो असल में मिलके गैस को बना रहे हैं। वो मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, वो हाइड्रोजन गैस की तरह डाइएटॉमिक भी हो सकते हैं, H2 डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। जब गैस डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बनी है, दूसरी बात वो पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और स्प्रेड हो सकते हैं, रैंडम मूवमेंट करते हैं, कोलाइड करते हैं अपने साथ भी, कंटेनर की वॉल के साथ भी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को अगर मैं डिस्कस करना चाहूं इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी यही कहती है कि गैस जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है और वो पार्टिकल्स रैंडम मूवमेंट कर सकते हैं। इसे हैपहैज़र्ड मूवमेंट भी कहते हैं, हैपहैज़र्ड, रैंडम, अनप्लान्ड। तो वो आपस में कोलाइड भी करते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं, इसकी वजह से वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो दिस एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर आप काइनेटिक
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की टर्म्स में इसको डिस्कस करेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि अगर पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल मूव करेंगे और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल है, एनर्जी है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। लिहाजा वो क्या करते हैं, आपस में कोलिजन्स करके मिक्स हो जाते हैं और आपस में कोलिजन्स और रैंडम मूवमेंट की वजह से होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन की हम अगर एग्जाम्पल लेना चाहें कोई, तो अगर कमरे के एक साइड पे हम परफ्यूम को स्प्रे करें, फॉर एग्जाम्पल ये एक रूम है, मैं थोड़ा सा साइज में छोटा रूम बना रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसके इस कोने पे परफ्यूम को स्प्रे कर देता हूँ। अब ये परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल हैं गैसियस स्टेट में है, ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे और रैंडम मूवमेंट आपस में कोलिजन्स की वजह से इनकी कोशिश होगी कि हम फैल जाएं। ये ले भाई, ये फैलना शुरू हो गए। जब मैंने परफ्यूम स्प्रे की थी तो जिस कमरे के कोने में मैंने परफ्यूम को यूज किया था सिर्फ वहीं तक उसकी खुशबू मौजूद थी। आहिस्ता आहिस्ता हुआ यूं कि ये जो खुशबू है ये फैलना शुरू हो गई। ये खुशबू फैल के पूरे कमरे में होमोजीनियस हो गई। असल में कमरे के अंदर मौजूद एयर के साथ परफ्यूम के पार्टिकल्स आपस में भी एयर के साथ भी कोलाइड करते करते यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं और पूरे कमरे में फैल जाते हैं। अब ये कोलिजन्स और रैंडम मूवमेंट की वजह से इनका फैलाव डेफिनेटली डिफ्यूजन कहलाएगा। तो डिफ्यूजन की बेहतरीन एग्जांपल हम जो घर में परफ्यूम यूज करते हैं वो है। अब हम चलते हैं इफ्यूजन की तरफ। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली इससे डिफर करता है डिफ्यूजन से। इसमें होता क्या है, इसमें होता यूं है कि गैस के मॉलिक्यूल वन बाय वन एस्केप कर जाते हैं। उनकी टेंडेंसी होती है एस्केप करने की। उनकी टेंडेंसी होती है कि अगर उनके सामने कोई होल आ गया है उनके साइज का जिसमें से वो पास कर सकते हैं तो वो गुजर जाएंगे, वो वेट नहीं करेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। दे हैव टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम अ वेरी टाइनी होल। इफ्यूजन की डिटेल में जाने से पहले इफ्यूजन की एग्जांपल पढ़ते हैं। आप समझें ये आपके पास एक कंटेनर है, इसके एक साइड पे हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फिल की हुई है और दूसरी साइड इवैक्यूएटेड है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है वहां पे। ये जो दरमियान में पार्टीशन है इसमें एक छोटा सा मॉलिक्यूल के साइज से थोड़ा बड़ा मिलता जुलता सिमिलर पिन होल कर दिया। यानी कि कोई बड़ा होल नहीं करना आपने कि वो जो पार्टीशन है वो ही आधी रह गई, इंतहाई छोटा आपने उसके अंदर होल कर दिया। अब होगा क्या कि जैसे ही गैस मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा रहे हैं, अगर कोई गैस मॉलिक्यूल उस होल के बिल्कुल ऑपोजिट आया और जब वो वॉल की तरफ या सरफेस की तरफ बढ़ा तो उसको उस जगह पे खाली जगह मिली, वो क्या करेगा, उसमें से पास कर जाएगा। वो एस्केप कर गया है कहां पे, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंटेनर टुवर्ड्स अदर पार्ट ऑफ कंटेनर ड्यू टू लो प्रेशर और वैक्यूम। अब बात यूं है कि ये एस्केप क्यों कर गया, असल में ये इसकी टेंडेंसी है, ये इसकी टेंडेंसी है कि अगर उसके सामने कोई खाली स्पेस आ गई, कोई होल आ गया जिसमें से वो गुजर सकता है, उसने गुजर जाना है। ये कोलिजन्स की वजह से नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि वो कोलिजन्स की वजह से उस जगह से, उस होल से एस्केप कर गया, ये उसकी टेंडेंसी है। अब अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो मॉलिक्यूल्स वन बाय वन एस्केप करते जा रहे हैं और अल्टीमेटली क्या होगा, हम इस प्रोसेस को इफ्यूजन कहेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जरा रियल लाइफ की ऐसी एग्जांपल है जो अक्सर आप लोगों ने बचपन में देखी होगी। ये एक बैलून है और इसमें आपने हाइड्रोजन गैस फिल की हुई है। हाइड्रोजन गैस आप इसमें फिल करवा लें, 2 या 3 दिन बाद ये जो है अपने साइज से बहुत छोटा हो जाता है, इसमें गैस कम हो जाती है, वो गैस गई कहां। इसको अगर आप टेक्निकली समझना चाहते हैं तो हम ऐसा करते हैं, इसकी जो वॉल है इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करके देखते हैं। ये जो बैलून है ना, इसकी वॉल असल में रबर की वॉल होती है, उसमें ना मॉलिक्यूलर साइज के होल्स होते हैं, सुराख होते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। अब ये मैंने बना दिए होल्स, जो मैंने स्पेशली मैग्नीफाई किया मिलियन टाइम्स, तो मुझे पता लगा अच्छा ये तो होल्स हैं। मैंने इसमें फिल की हुई है
हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल, ये मैं इस तरह के हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बना रहा हूं। अब होता यूं है कि ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी टकरा रहे होते हैं, वॉल से भी टकरा रहे होते हैं, रबर की जो बैलून की होती है। जैसे ही कोई मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ये वॉल से टकराने के लिए आया तो उसके सामने उसे नजर आया कि कोई ओपनिंग है, होल है, कोई छोटा सा पिन साइज का, मॉलिक्यूल के साइज का होल है। तो वो क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि वो इसको देख के पीछे हट जाएगा, वो इसमें से पास कर जाएगा। अब आप कहेंगे सर एक थोड़ी है मॉलिक्यूल, अरबों खरबों मॉलिक्यूल है, तो एक को थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हर होल में से कोई ना कोई मॉलिक्यूल एस्केप कर रहा होगा और वो करता जाएगा। यही वजह है कि विद टाइम हाइड्रोजन गैस बगैर कुछ किए एक बैलून में से निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके सामने मॉलिक्यूलर साइज के, स्मॉल साइज के पिन होल्स आते हैं जिसमें से वो एस्केप करती जाती है। अब इफ्यूजन को अगर हम बात करें तो इससे कैसे डिफरेंट है? वो होती है स्कैटरिंग, स्प्रेडिंग ऑफ गैस ड्यू टू कोलिजन्स, ड्यू टू रैंडम मोशन। ये है एस्केपिंग ऑफ गैस। मॉलिक्यूल्स वन बाय वन विदाउट कोलिजन, इनकी टेंडेंसी होती है, इनकी कोशिश होती है कि हम एस्केप कर जाएं। ऐसा नहीं है कि हम इसे कहें कि हमने कुछ ऐसा कहा है उनको जो वो एस्केप कर गए हैं। हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द डेफिनेशन स्टेट्स द इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इट्स मूवमेंट थ्रू एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग। एफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। कहां से? स्मॉल ओपनिंग से। स्मॉल ओपनिंग का क्या मतलब है? मॉलिक्यूल की मिलती जुलती साइज की। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल है आपका 0.2 नैनोमीटर का, तो इसके अराउंड ही होगा साइज इसका। ऐसा नहीं है ये आपकी 1000 नैनोमीटर की ओपनिंग होगी। मसलन एक स्टूडेंट के सामने अगर एक उसके साइज का दरवाजा हो तो वो 1-1 करके निकलेंगे। अगर एक स्टूडेंट के सामने ना दीवार है ना दरवाजा है और वो पूरी क्लास को मैं अलाउ करता हूं कि स्टूडेंट्स यू कैन गो आउटसाइड, तो उनको 1 बाय 1 करके निकलने की जरूरत नहीं। उनके सामने कोई पार्टीशन ही नहीं है, वो सारे निकल जाएंगे। तो मैं उनकी नहीं बात कर रहा, मैं 1 बाय 1 एस्केप की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके मिलती जुलती ओपनिंग होनी चाहिए। कहां चले जाते हैं? उस इलाके में जहां प्रेशर कम होता है या वैक्यूम होता है या वैक्यूएटेड स्पेस होती है, खाली जगह होती है। अब इफ्यूजन की एग्जांपल तो ये बैलून का साइज में कम हो जाना, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाना विद टाइम है, क्योंकि उसमें से पार्टिकल एस्केप कर जाते हैं थ्रू टाइनी होल्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन या इफ्यूजन, इस पे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि एक्चुअली टेम्परेचर से रिलेटेड है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाती है। मसलन 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है से 2, ठीक है। मैं यूनिट्स नहीं बता रहा ताकि आपके लिए जितना आसान हो इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा सकूं। और एक और कंटेनर है जिसमें मेरे पास जो 2 डिफरेंट गैसेस ली गई हैं उनकी एनर्जी है 4। तो 4 वाले ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे होंगे, उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, वो कोलाइड ज़्यादा कर रहे होंगे। तो अगर मैं 4 जिनकी वैल्यू है यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, अगर मैं उनको डिफ्यूज़ करने के लिए कहता हूँ या अलाउ करता हूँ तो वो खुद ब खुद बड़ी तेज़ी से डिफ्यूज़ हो जाएंगे एज कम्पेयर टू ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ाई जा सकती है? टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो डिफ्यूजन तेजी से करना शुरू कर देंगे। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन स्पीड ऑफ डिफ्यूजन को बढ़ा देता है, टेम्परेचर या मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा हो। मॉलिक्यूलर मास, अब मॉलिक्यूलर मास का हिसाब इस तरह है कि जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा ना उतनी डिफ्यूजन कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल है ए गैस का और ये मॉलिक्यूल है बी गैस का। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी पॉसिबिलिटी है डिफ्यूज बेहतर स्पीडीली करने की, तो आप फौरन कहेंगे बी की है। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा है। जितना साइज छोटा होगा उतनी उसकी पॉसिबिलिटी है मूवमेंट ज़्यादा होगी, उतना वो
इजीली मूव कर रहा होगा। असल में ना ग्राहम्स लॉ, थॉमस ग्राहम ने बताया था हमें कि मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो रेट ऑफ डिफ्यूजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन स्पेसिफिक वैल्यू। मसलन स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो मॉलिक्यूलर मास अगर आप बढ़ाते जाएंगे ना तो डिफ्यूजन कम होती जाएगी। जितना भारी मॉलिक्यूल होगा उतना मुश्किल होगा उसके लिए डिफ्यूज करना। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा करेंगे उतनी पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा डिफ्यूज हो। मसलन अगर मैं ये पार्टीशन को सिर्फ इतना ओपन करता यहाँ से लेकर यहाँ तक, या पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक, तो आप कहते सर इनकी डिफ्यूजन फिर भी होती। लेकिन अगर मैं पूरी पार्टीशन ओपन कर देता तो उनको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता, तो वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूजन करते हैं। असल में ना ग्रेडियंट यहाँ पे मतलब है द डिफरेंस। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं एक साइड पे और दूसरी साइड पे कम हो या ना हो, और मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और इंक्रीज कर दूं, मैं क्या कर रहा हूं, ग्रेडियंट बढ़ाता जा रहा हूं, डिफरेंस बढ़ाता जा रहा हूं। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी स्पीडीली डिफ्यूजन होगी। स्टूडेंट ये फैक्टर आपने समझ लेने हैं। आपने बुक के मुताबिक सिर्फ डेफिनेशंस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक डिफ्यूजन की एक्सप्लेनेशन, ये टेंडेंसी ऑफ एस्केप है, ये स्प्रेडिंग या स्कैटरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और जनरल नो हाउ के ये क्या फैक्टर्स होते हैं, बस इतना कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूं ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इनमें डिफरेंस भी लिख सकेंगे और आपको समझ भी आ गया होगा, और रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ परफ्यूम एंड बैलून भी बता सकेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और आज आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि परफ्यूम एक कमरे के कोने से पूरे कमरे में कैसे फैल जाती है, और बैलून्स पड़े पड़े उनके अंदर से गैस क्यों निकल जाती है। बात याद रखिएगा, डिफ्यूजन और एफ्यूजन आर द डिफरेंट थिंग्स। इनको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।